जादू की जो परिभाषा है वो कि जादू एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप से प्रदर्शन किया जाता है। चमत्कृत करने की जब बात आती है तो हम बहुत से ऐसे गुरुओं को, बाबाओं को, कई जगह मौलवियों को, कई जगह पादरियों को इस तरह के सीन करते हुए देखते हैं जो चमत्कृत करने की वजह से लोगों को हजारों की संख्या में अपने पीछे दरबार में लगा के बैठते हैं। देखिए क्या है कि वो जो कर रहे हैं वो मैजिक का एक आर्ट फॉर्म है। मैजिक में अलग अलग तरीके के फॉर्मेट हैं। तो एक मेंटलिज्म एक हम लोग के मैजिक में एक टाइप ऑफ आर्ट है मैजिक में। उसके अंदर होता ही यही है कि आपसे बातचीत करके आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो बताया जाता है। वो लोग भी यही करते हैं। मैं सीधे तौर पे उदाहरण लूंगा कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आप उनकी जो वीडियोस देखिए दरबार की, तो जो चीजें करते हैं सेम ऐसा ही करने वाले बहुत सारे मेंटलिस्ट मैजिशियन हैं जो सेम चीजें करते हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा जो करते हैं सेम चीजें आप सुहानी शाह के 10-20 पूरे वीडियोस देखिए उनके शोज, तो आपको पूरी सिमिलरिटीज मिलेगी। तो एक तरीके से बागेश्वर बाबा के पास भी जादू की एक कला है। अब उसको लेकिन देखिए क्या है, बहुत सारे लोग उनको दूसरे रूप में मानते हैं और मेरा ये मानना है कि जैसे धर्म है और ये सब चीजें हैं, ये भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये सब मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। किसी को कोई परेशानी हो रही है, महसूस हो रही है, आप उसको कितना भी समझाएं नहीं समझ में आ रहा, और एक ऐसे गुरुजी के पास ले जाएं, उसने समझा दिया तो वो तुरंत मान लेता है कि हाँ बाबा जी ठीक कह रहे हैं। तो कुछ हद तक तो इसकी समाज में जरूरत है। आपकी अभी ऑन कैमरा ऐसी कौन सी विधा हम देख सकते हैं जिससे इस बात पर कि देखिए मैंने आपके सामने ये मनोवैज्ञानिक खेल किया और आपको पता नहीं चला? देखिए क्या है कि मैंने बताया कि जादू में बहुत सारे ये आर्ट फॉर्म हैं। हम लोग जो करते हैं ये इल्यूजन बेस्ड शो करते हैं। ओके। पूरा हम लोग का जो पूरा शो है इल्यूजन बेस्ड शो होता है और ये एक टीम वर्क का काम होता है और एक पहले से तैयार की गई व्यवस्थाओं के तहत होता है। ओके। लेकिन ये नहीं है कि मैजिक में सिर्फ यही है। जैसे हमने एक बताया आपको कि मेंटलिज्म एक है, इसके अलावा स्किल ऑफ हैंड्स जिसको हाथ की सफाई भी जादू में बोला जाता है, आम बोलचाल में उसको मैजिक की भाषा में स्किल ऑफ हैंड्स बोलते हैं। जो बहुत सारी चीजें वो प्रैक्टिस करने के बाद वो डेवलप होता है। प्लेइंग कार्ड्स के आप जितनी भी ट्रिक्स मैजिक में होती है उसको स्किल ऑफ हैंड्स में आता है। आपसे बात कर रहे हैं, ये पेन लिया, हाथ में लिया, हमने गायब कर दिया, तो ये स्किल ऑफ हैंड्स है। आपने ऐसे हाथ किया, इसमें सुपारी आ गई, पेड़ा आ गया, आपको दे दिया, ये स्किल ऑफ हैंड्स है। तो ये हम लोग लेकिन इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। हम लोगों ने, हमारा जो पिताजी हमारे वो हर क्षेत्र में माहिर थे, ये उनको ये सारी चीजें भी आती थी। लेकिन हमने जब से इस काम को संभाला तब से जो कमर्शियल स्टेज शो होता है उस पे ही काम किया और उसी को ही आगे बढ़ाया। अभी कितने लोगों की टीम है आपके साथ? ये करीब 80 लोगों की टीम है। अच्छा, जिनका एक संयुक्त प्रयास होता है जिससे आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जी। जो स्टेज के पार बैठे हुए लोगों को एकदम आश्चर्यचकित विस्मय में डाल देता है कि ये क्या हो गया है। ऐसे केस में कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप स्टेज पर कोई शो कर रहे हो और वो इल्यूजन क्रिएट नहीं हुआ हो? ऐसा लाइव शो में तो हम लोग के साथ नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में या कुछ नई चीजें जब तैयार कर रहे हैं उसमें ये चीजें होती रहती है। हमारे पास 6 गोडाउन्स हैं, केवल मैजिक का सामान भरा पड़ा है। इतना सारा सामान हम लोग बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो लेकिन प्रदर्शित वही करते हैं जो हमारा एकदम मास्टरपीस आइटम होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप अपने प्रदर्शन में हो, क्योंकि आपने 40,000 शो किए हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने हो और चिल्लाने लगा हो कि ये तो ये किया है, ये तो ये किया है, मैंने पता लगा लिया है? कुछ ऐसा कभी ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट हुई आपके साथ? होती है ऐसे नहीं। अभी यही शो कर रहे थे, एक दिन एक व्यक्ति पीछे से वहाँ लास्ट में रो में बैठा था, उसने शो में एक आवाज मारी कि शर्मा जी मजा नहीं आ रहा है। तो हर तरीके के लोग आते हैं। थोड़ी देर बाद 1-2 आइटम हमने और दिखाया, फिर उसने बोला शर्मा जी मजा नहीं आया। तो भाई और भी पब्लिक डिस्ट्रैक्ट होती है, तो भाई हमें उसका संज्ञान लेना पड़ा। हमने कहा भाई आपको अगर मजा नहीं आ रहा है तो आप अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
आप काउंटर पे जाइए, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, आप आराम से घर बैठिए, जादू मत देखिए, ताकि जो दूसरे लोग जिनको मजा आ रहा है उनको डिस्टरबेंस ना हो। और अशोक गहलोत जी आए थे और जैसे ही मंच पे चढ़े तो पीछे से कुछ लोग चिल्लाने लगे, भाई हमने पैसा पॉलिटिकल कार्यक्रम देखने के लिए नहीं दिया है, हम मैजिक देखने आए हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आपके सामने खड़ी है और आप इस तरह से, तो वो इस तरह की चीजें तो होती हैं। ऐसे में आप लोग जब इस तरह का क्राउड प्रबंधन कर रहे होते हैं, ये जो आप बात कहने जा रहे हैं, ये कि हमें ऐसे सिचुएशन में हमको ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। हाँ, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो कभी कभी बहुत 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 विपरीत स्थितियां भी रहती हैं। कभी कभी क्या है कि हम लोग भी जिस काम में है इसमें हमारे कंपटीटर्स होते हैं जो अलग अलग तरह की ऐसी गतिविधियां करते हैं कि आपका काम ठीक नहीं हो। यही चैलेंजेस जो हैं आपको आगे जब पहुंचते हैं तो आपको फेस करना पता होता है, तभी आप पहुंच पाते हैं। हर कलाकार के जीवन में उसके रंगमंच के अलावा भी एक जीवन होता है। आपका जीवन कैसा है? दुनिया को खुशी देते हो, हंसी सबके चेहरे पर लाते हो? ये बिल्कुल सही है। हाँ। कि हम लोग का जो व्यक्तिगत जीवन है ये बहुत ही समर्पण वाला है और जो आम आदमी जो अपनी जिंदगी जीता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। हमारे लिए कोई भी त्योहार नहीं होता है। जैसे संडे के दिन सब लोग छुट्टी मनाते हैं, हम लोग संडे को ज़्यादा काम करते हैं। त्योहारों में बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं कि हम लोग चाहते हुए भी घर नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे घर के फंक्शंस होते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। ये तो मतलब एक हमारे साथ बहुत अच्छा रहा कि बच्चों के साथ नहीं रहे, फिर भी बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी सिचुएशन में अपने आप को रखा। उसके पीछे भी लॉजिक उनके लिए ये रहा कि भाई अगर पिताजी हम लोग को समय नहीं दे रहे हैं तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो त्याग उनको करना पड़ रहा है। कोई ऐसा वाकया जीवन में कि आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको अचानक कोई बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिली, जो लेकिन आप परफॉर्मेंस ना छोड़े? जो हमारे जीवन का सबसे नजदीक शख्स मेरे पिताजी की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी और उनको जब कोरोना के टाइम में कोरोना हुआ। कोरोना तो हम लोग के घर में लगभग सभी को हुआ, लेकिन फिर उनको भी हो गया। उनकी पहले से भी कुछ बीमारियां थी, तो कोरोना हो गया तो फिर हम लोग कानपुर में उनको कई हॉस्पिटलों में 3-4 दिन के अंदर अलग अलग अस्पतालों में उनको इलाज कराया। हॉस्पिटल बदलते रहे लेकिन कोई प्रॉपर सही इलाज नहीं मिला। अचानक सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उनको रातों रात हम लोग दिल्ली ले गए। उनका करीब 1.5-2 महीने इलाज चला और ये हमारा सौभाग्य रहा कि पिताजी की सेवा करने का मौका मिला। लेकिन जो उनका अंतिम समय था उस समय ना चाहते हुए भी क्या था कि शो चल रहे थे। मतलब हम लोग ये सोच रहे थे, घर परिवार भी तबीयत खराब थी, ये तो कि शो बंद करके आते हैं। फिर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो गया तो ये चलो भाई संडे को शो खत्म होगा फिर पहुंचते हैं। तो शनिवार के दिन मतलब शाम का शो जो 4 बजे का होता है, अभी शो में हम गए थे तो भाई का फ़ोन आया तो हम शो में थे, फ़ोन उठा नहीं। लौट के आए तो फ़ोन उठाया, फ़ोन रिटर्न किया तो पता लगा कि भाई वेंटिलेटर पे रख दिया। अब आधा शो हो चुका था, वो शो ख़त्म किया हमने। फिर उसके बाद का शो नहीं किया और हम वापस कानपुर के लिए गाड़ी उठाए और हम लोग निकल लिए। लेकिन अब वो करीब 7 बजे शो ख़त्म हुआ, हम लोग 15 मिनट में निकले। करीब 10 बजे 10:30 बजे तक ये सूचना आई कि पिताजी एक्सपायर हो गए। तो ये भी स्थिति होती है। आप एक और घटना बताते हैं। ये बहुत शुरुआती दौर की बात है जब हमने कमर्शियल शो स्टेज शो चालू किया था। बस्ती के अंदर हम लोग शो कर रहे थे और हमारा सिल्वर जुबली शो था। शहर की बड़ी अच्छी अच्छी शख्सियत लोग गेस्ट थे उस दिन। शो चल रहा था, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में डिस्टरबेंस था तो बार बार लाइट्स ऑफ हो जा रही थी, शो बीच बीच में ब्रेक हो रहा था। तो वो शो चलते में मैं साइड में गया, कुछ अचानक लाइट गई, वो मेरा हाथ जो है एक पाइप में लड़ गया और मतलब यहाँ से जैसे ये बेंड है ऐसे यहाँ से ऐसे बेंड होके ऐसे पूरा लटक गया, टूट गया हाथ। ओहो। और मुश्किल से 20 मिनट का शो हुआ होगा और पूरा शो बाकी था। आप वो सोचिए कि मैंने उस टूटे हाथ से, मेरे भाई साहब थे कजन ब्रदर,
वो अंदर भाग के आए, एक लकड़ी का जैसे वो होता है ना स्टील लकड़ी वाला, हाँ हाँ, वो ऐसे रखा उन्होंने, एक मतलब कपड़ा बांधा और ऐसे टूटे हाथ से करीब 30-35 मिनट मैंने शो दिखाया। और जो डॉक्टर सामने बैठे थे शो खत्म होने के बाद उनके ही क्लिनिक में जाके फिर प्लास्टर चढ़ाया। ये जो जनता सामने बैठती है वो निश्चित ही कलाकार की ऊर्जा होती है। और मैंने यही आपसे पूछा भी कि इतना रात का समय है और आप इसी ऊर्जा के साथ अभी तक हैं, क्योंकि आपको दिन भर उन लोगों ने ऊर्जावान भी रखा है। मैं इसी के साथ जादूगर साहब एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि कोरोना का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, बहुत सारे कलाकार जो कि स्टेज परफॉर्मर थे, कोरोना के चलते वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। क्या ऐसा कुछ हार्ड समय आप लोगों का भी आया? बिल्कुल, मतलब मैं तो मतलब ये स्थिति ऐसी थी कि जब कोरोना आया हम लोग सब काम बंद करके, और इसी जयपुर में हमारा कोरोना पे जो कोरोना था 2020 का, रविंद्र मंच की मेरी बुकिंग थी अप्रैल मई 2 महीने की, पैसा ऐसा सब जमा था। भरतपुर में हमारा शो हुआ, उसके बाद हम लोग मार्च में हम लोग ब्रेक रखते हैं होली और एग्जाम की वजह से, तो सब लोग, अच्छी बात यह थी कि सारी टीम अपने अपने घर थी और यहाँ शो स्टार्ट होना था अप्रैल मई में, और कोरोना आया। तो शुरू में 2-3 महीने तो बड़ा मजा आया, घर जाने का मौका जो मिला, इतना रिलैक्स टाइम कभी लाइफ में मिला ही नहीं था। तो 3 महीने तो टाइम को बड़ा एंजॉय किया, मूवीज देखी, खूब योगा किया और अपनी बॉडी पे जो कर सकते थे बेहतर वो सब चीजें की। तो 3 महीने तो बहुत टाइम एंजॉय किया। 3 महीने के बाद ये हुआ कि चलो बड़ा अच्छा टाइम मिला है, कुछ प्लानिंग अच्छी करते हैं, आगे बिजनेस कैसे करेंगे, कब कहाँ शो करेंगे, कैसे शो करेंगे। तो लैपटॉप खोलते थे, थोड़ी देर काम करते थे, फिर ये होता था कि ये चालू कब होगा, यही नहीं समझ में आ रहा, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, अपनी प्लानिंग को पहली डेट क्या डालें। फिर लैपटॉप बंद हो जाता था, फिर दूसरे दिन फिर ये होता था यार टाइम है, कुछ ना कुछ तो प्लान करो। फिर खोला, फिर कुछ ही दूसरे डायरेक्शन से गए, फिर जाके वहीं फंस जाता मामला कि ये पता ही नहीं कि जादू भविष्य में कभी होगा भी कि नहीं, गैदरिंग अलाउड होगी कि नहीं। ऐसा समय आया कि लगा कि कभी भी मास गैदरिंग होगी ही नहीं। बहुत सारे हमारे जो टीम के मेंबर थे, लगभग 1 साल तक तो हम लोगों ने सबको सैलरीज वगैरह दी घर बैठ के, लेकिन फिर बाद में लगा कि हो ही नहीं पाएगा, तो फिर हमने लोगों को जवाब देना चालू किया कि भाई आप लोग जो काम करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर जब जादू चालू होगा तब की तब देखी जाएगी। तो उसमें बहुत सारे हमारे कलाकार, टीम के अच्छे स्किल्ड लोग भी इधर उधर हो गए। कुछ लोगों ने अपना व्यापार चालू कर लिया, कुछ ने कहीं दूसरी नौकरी कर ली। उस दौर में बहुत से कलाकारों ने इंटरनेट का सहयोग लेके अपना काम जारी रखा। क्या एक पल के लिए आपके मन में ये नहीं आया कि मैं अपना एक ऐसा स्टूडियो बनाऊं जहां से इंटरनेट की दुनिया? नहीं, कुछ जादूगरों ने मिलके ऐसे एपिसोड्स चालू किए थे यूट्यूब पे, जो वीक में एक बार हम लोग कई लोग मिलके अलग अलग जगह से जो मीटिंग पे लोगों को लाइव जो उनकी क्वेरीज रहती थी मैजिक से रिलेटेड या कुछ शोज दिखाना। जैसे हम लोग का तो दूसरे तरीके का काम है, लेकिन जो हमारे साथी लोग थे वो लोग दिखाते थे, लेकिन हमको शामिल रखते थे कि बड़ी शख्सियत है, इनके नाम पे लोग जुड़ेंगे करके। तो उसमें काफी दिन चला, लेकिन वो मतलब बहुत जल्दी ही बैठ गया मामला। क्योंकि मैजिक क्या है कि ये लाइव ही इसमें मजा है, स्क्रीन पे इसका कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब लाख भले लाइव देख रहे हो, लेकिन देख तो स्क्रीन पे रहे ना। आपके वर्तमान जीवन में जितने भी लोगों से आपके संपर्क होते हैं, उन सब में सबसे ज्यादा क्यूरियस प्रश्न आपको लेकर क्या होता है, जो हर व्यक्ति आपसे लगभग कॉमन सवाल पूछता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो एक सवाल सबसे पहले दागा जाता है कि जादू क्या है। हाँ, तो सबसे पहला सवाल आता है कि जादू क्या है। दूसरी चीज कि जादू का भविष्य क्या है। ये सवाल जो है जरूर आता है कि जादू का भविष्य क्या है। तो ये जो आवरा का डाबरा, ये जो डायलॉग्स बाजी जो होती हैं, ये कोई मंत्रिक विधान है, बस मनोरंजन विधान? ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक, ये सिर्फ साइकोलॉजिकली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको एक बांधने के लिए जो कहते हैं ना, वो इस तरह की चीजें यूज की जाती। अच्छा, तंत्र का उपयोग जादू में होता है, हाँ या ना? नहीं, तंत्र को पहले डिफाइन किया जाए कि तंत्र मतलब आप क्या समझ रहे हैं। हम लोग तो जादू, तंत्र, टोटका, हाँ, इन सब वो अंधविश्वास के उस टूल में, उस अपेक्ष में ये तंत्र जैसी चीज कुछ है, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। अच्छा, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। जादू टोटका जो शब्द एक साथ, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अक्सर घरों में एक बात कही जाती है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है, वो घटित हुआ है, तो किसी ने आपके ऊपर जादू करा दिया। ये 100% ये
मतलब लोगों को ठगने और बरगलाने की बात है। आपसे कभी किसी ने कहा है कि जादूगर साहब बहुत इस सारे पर जादू कर दो हमारा? बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो इस लड़की के चक्कर में है, उसको मतलब मेरे बस में कर दीजिए। वशीकरण करते हैं क्या वैसे आप? होता ही नहीं, करेंगे कहाँ से? तो ये हिप्नोटिज्म तो आर्ट है। हैं? हिप्नोटिज्म तो आर्ट है। नहीं, हिप्नोटिज्म अलग चीज है। ओके। वशीकरण, हिप्नोटिज्म क्या है कि देखिए बहुत ही सिचुएशंस के बाद क्रिएट होता है। हम लोग भी करते हैं, बहुत स्लाइड हिप्नोटिज्म करते हैं और बहुत श्योर भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हिप्नोटिज्म होता है, ये पूरी सच्चाई है। और इसके भी अलग अलग स्टेजेस हैं। जो इसका जो सबसे लास्ट स्टेज होता है मास हिप्नोटिज्म, जो बोलते हैं कि एक साथ इतने लोग बैठे हैं, सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना। क्या लगता है मोदी जी मास हिप्नोटाइज करते हैं? बिल्कुल, इतने सारे लोगों को एक साथ बांध कर जो रख लेते हैं। ये तो मोदी जी मित्र हैं आपके? मित्र तो नहीं। कोई जादू वादू तो नहीं सिखा दिया उनको? पता चला हो कि सुनो साहब, मैं आपको एक बड़ा विधान दे के जा रहा हूँ, बस अब आप इसका यूज करिए। लेकिन उनकी अच्छा चलिए, टीम, कोई राजनेता आपके पास आया जो इस थॉट के साथ आया हो कि भाई मुझे कोई जादू दे दो? बहुत सारे लोग आते कि जादू दे दो हमें। हमने मतलब पिताजी ने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अगर वो चीजें होती तो विधानसभा का चुनाव हम हारते थोड़ी। आप पहले रिजल्ट देते होंगे, देखो ये काम नहीं किया है। आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले जिक्र में अशोक गहलोत जी का नाम आया। हमारे राजस्थान में उन्हें जादूगर भी कहा जाता है। तो कभी इस तरह का संवाद हुआ? हाँ, उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई है। गहलोत जी से 4-5 बार मुलाकात हुई है और कई अलग अलग चीजों पे चर्चा भी हुई है। बेसिकली उनके फादर जो कि मैजिशियन थे और ये अपने पिताजी के साथ उनके शोज में शामिल भी रहे, बल्कि हमारे मन से भी उन्होंने कहा कि हम 4-5 कंट्री का नाम लिया कि वहाँ अपने पिताजी के साथ हम शो में गए उनके साथ में। तो जादू से तो जुड़ाव उनका है ही है। लेकिन जब भी कोई राजस्थान में ऐसी घटना होती है जो राजनीति हो और राजनीति समझ से परे हो, तो कहा जाता है कि गहलोत साहब ने जादू किया है। तो क्या है, राजनीति के जादूगर जो है उनको कहा जाता है। तो चलिए, तो सर बहुत अच्छी बात है, राजनेता आकर आपसे जादू सीखने आते हैं और सब लोग जानना तो जादू के बारे में यही चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो कि समझ से परे है, लेकिन आप कह रहे हैं वो कला है और ऐसी कला सब तक पहुंचे, ये हमारी भी मंशा है कि कला को बहुत अच्छे से अंधविश्वास से दूर रखकर लोगों तक पहुंचाया जाए। तो निश्चित ही भारत का ये जो टैलेंट है, हालांकि दुनिया में बहुत सी जगह जादू दिखाया जाता है, लेकिन जिस अंदाज में आपकी प्रस्तुति होती है, घर पे जो मेरे चर्चाएं हुई आपके अंदाज को लेकर के, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने अपने इतने व्यस्त समय में इतना समय निकाला और इतनी मेहनत के साथ आप हमारे साथ अभी भी बड़े असहज पीड़ा में हैं, आप मुझे प्रतीत हो रहा है, पर फिर भी आप लगातार बैठे हैं। थैंक यू सो मच। आपको ईश्वर ऐसी ही बुलंदियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।